भारत समेत दुनिया के तमाम मुल्क पेट्रोल डीजल पर निर्भरता खत्म करने के लिए अब तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर रुख कर रहे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी सभी सरकारी गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। भले ही शुरुआत सरकारी वाहनों से की जा रही है, लेकिन यकीन मानिए आपके सपनों की कार भी अगर 15 साल पुरानी है तो अब इस फैसले की गाज आपकी गाड़ी पर भी जल्द पड़ सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, केंद्र के साथ अब कई राज्य भी स्क्रैपिंग पॉलिसी की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और इंसेंटिव का ऐलान कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ अनिल राणा और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह। कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड समेत कई राज्यों ने रोड टैक्स में अधिकतम 25% की छूट की घोषणा की है। साथ ही 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर भी व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स समेत कई रियायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अब साफ है कि केंद्र सरकार समेत कई राज्यों ने अब ग्रीन एनर्जी का सपना सच करने की ठान ली है और इसके लिए कई अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो क्या है ये रियायतें और किस तरह से आम लोगों को इनका फ़ायदा मिल सकेगा और ग्रीन एनर्जी की दिशा में मूव करने के लिए और क्या बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ऐसे तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले चलते हैं राजेश सर के पास। राजेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। सर, सवालों की झड़ी शुरू करने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि अपने बारे में पूछना चाहूँगा। मेरे पे गाड़ी है, वो भी 11 साल की है, वो भी पेट्रोल की है। मेरे जैसे कई लोगों पे इस तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर उनको इस स्क्रैपिंग नीति को देखें और पॉलिसी को देखें तो क्योंकि सरकारी गाड़ियाँ तो इस पॉलिसी में आ रही हैं, प्राइवेट भी आई जाएंगी, क्या करना चाहिए हम जैसे लोगों को? देखिए, करना चाहिए, सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस सिटी में रहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और इसको रोकने के लिए एनसीएलटी का ऑर्डर आया कि 15 साल से पुरानी जो भी पेट्रोल की गाड़ियां हैं 10 साल से पुरानी जितनी डीजल की गाड़ियां हैं उन सबको स्क्रैप करो या उनको बदलो। वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में नहीं चल पाएगी। तो यहां से शुरू हुआ। दूसरी चीज है कि सरकार जो है वो पेरिस कन्वेंशन में मोदी ने साइन किया है कि इंडिया को न्यूट्रल बनाना है, कार्बन न्यूट्रल बनाना है। तो अगर हम पॉल्यूशन को चेक करना चाहते हैं तो पुरानी गाड़ियां जो पुरानी तकनीक का बनी है जिसमें ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। और इसको लेकर सरकार एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है जिसमें शुरुआत की जा रही है कि सरकारी गाड़ियां जितना है तो सरकारी गाड़ियां चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, इवन पंचायत लेवल तक की जितनी गाड़ियां हो उन्हें फर्स्ट फेज में 1 अप्रैल के बाद 15 साल से पुरानी गाड़ियों को चलने की नहीं इजाजत होगी, उन्हें स्क्रैप किया जाएगा और उसकी जगह नई गाड़ियां आएंगी। तो इसके लिए सरकार डिफरेंट तरह की इंसेंटिव दे रही है। कुछ राज्य 11 से 12 राज्य सरकार ऑलरेडी राजी हो गए हैं। वो जो खरीदी जाती है तो रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जो लगता है उसमें 5% से 25% तक की छूट दे रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा। दूसरी, अगर आप गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो उसमें भी जो मटेरियल्स होगा उसका पैसा आपको मिलेगा। स्क्रैपर जो होगा वो आपको पैसा देगा और सर्टिफिकेट देगा कि आप गाड़ी को स्क्रैप किए। उस सर्टिफिकेट को आप जब नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहां भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। बिल्कुल सर, इंसेंटिव दोनों जगह से मिलेगा। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी का जो ये फॉर्मूला सरकार ने अपनाया है, इसको लेके स्क्रैपिंग पॉलिसी काफ़ी अहम मायने रखती है। क्या इस फैसले के बाद पेट्रोल की गाड़ियों की डिमांड घटेगी और जो ईवी है उनकी डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल, इस फैसले से भी बढ़ेगी और सरकार की भी पॉलिसी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़े। पेट्रोल डीजल में आप जानते हैं कि भारत जैसा देश जो है वो लगभग अपने ज़रूरत का 80 से 85% जो क्रूड है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉरेक्स में हम बाहर पे कर रहे हैं। दूसरा, इन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के पास सबसे अच्छा ये कि हम तेज़ी से तेज़ी जितनी जल्दी हो सके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। और उस लिहाज से भी सरकार बहुत सारी ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी लाई है, इंसेंटिव लाई है। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो कई बार कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल गाड़ियों के दाम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मिलने लगेंगे, जो जिसका रनिंग कॉस्ट कम होगा, जो पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा, आपको पॉल्यूशन से बचाएगा। और अगर आपको सेम दाम पे मिलने लगी वो गाड़ी तो लोग ऑब्वियसली लेंगे और वो उस तरफ मूव करेंगे। सरकार का आइडिया, चैलेंज है कि 2030 तक हम अपने जितनी भी गाड़ियां सरकार रोड पे चल रही हैं उसका एटलीस्ट 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल की गाड़ियों की जो डिमांड है वो घट जाएगी और हो सकता है कि और भी आने वाले साल में ये गाड़ियां न दिखें। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, स्क्रैप पॉलिसी को लेकर कुछ राज्यों ने इंसेंटिव की पहल की है, लेकिन ये अभी तो बस शुरुआत भर है। 15
साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की दिशा में केंद्र के साथ साथ अब राज्यों ने भी तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। करीब दर्जन भर ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने पुराने वाहनों को अगर वो हटाते हैं या जो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग व्हीकल फैसिलिटी है वहां जाकर के अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं तो नए वाहन लेने पर उन्हें रोड टैक्स पर छूट से लेकर के जो मोटर व्हीकल टैक्स है ऐसे तमाम सहूलियतें उनको दी जाएंगी जहां उन्हें डिस्काउंट मिल सकता है या रिबेट मिल सकता है। तो ऐसे कई बड़े राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी इस सूची में शामिल हैं। बड़े राज्यों की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम जैसे राज्य हैं जिन्होंने ये पहले ही अनाउंस किया हुआ है कि अगर वो रजिस्टर्ड स्क्रैपेज व्हीकल फैसिलिटी पे जाते हैं लोग और अपना पुराना वाहन वो स्क्रैप करते हैं तो नए वाहन लेने के जब वो लेंगे तो उनको रोड टैक्स पे तकरीबन 25% का डिस्काउंट मिलेगा। उतना कम पैसा उन्हें चुकाना होगा। अगर कमर्शियल वाहन वो लेते हैं तो 15% की छूट मिलेगी उन्हें रोड टैक्स में। यही नहीं, 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस बात की मन बना लिया है कि अगर कोई पुराना वाहन है उस पर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और इन 5 राज्यों में मिजोरम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के राज्यों ने अपनी तरफ से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर उनका वाहन 15 साल की मियाद पूरी कर चुका है तो वो रजिस्टर्ड स्क्रैपेज व्हीकल फैसिलिटी पे जाकर के वाहनों को स्क्रैप करें और नया वाहन वो लेते हैं तो रोड टैक्स में छूट से लेकर के मोटर व्हीकल टैक्स में रिबेट भी उन्हें मिल सकती है। आपको पता ही होगा कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा करी है कि वो राज्यों को 2000 करोड़ रुपए का असिस्टेंस या सहयोग मुहैया कराएंगे ताकि ऐसी जो स्क्रैपेज व्हीकल फैसिलिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा देश भर में स्थापित हो, पुराने वाहनों को हटाने की दिशा में वो एक अहम भूमिका निभा पाएँ। तो कुल मिलाकर के केंद्र के साथ अब राज्य भी कदम ताल कर रहे हैं और नोटिफिकेशन भी धीरे धीरे राज्यों की तरफ से आने शुरू हो गए हैं। सर, जैसे समीर बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बना रही है कि 2000 करोड़ रुपए मुहैया कराने जा रही है ताकि इस पॉलिसी को और तेज़ी से अमल में लाया जाए। क्या सरकार को ये 2000 करोड़ का हम घाटा देखें या इस 2000 करोड़ को निवेश के तौर पे देखें? बिल्कुल, ये 2000 करोड़ के निवेश के तौर पे है क्योंकि आप देखिए कि भारत में अभी रजिस्टर्ड व्हीकल जो है वो लगभग 30 करोड़ है, 29 करोड़ 56 लाख के करीब। इसमें जो आंकड़ा है कि करीब इसमें से 40 से 45% गाड़ियां जो हैं वो 15 साल से पुरानी हैं। तो अगर आप देखिए 30 करोड़ में 40% की मान के चलें तो लगभग ये 12-13 करोड़ गाड़ियां हुई। तो 12-13 करोड़ गाड़ियों में से अगर 10% लोग भी अपनी गाड़ी को रिप्लेस करें या नई गाड़ी उसके जगह खरीदें तो आप देखिए कि कितनी नई गाड़ियां भारत देश में बनेंगी। इतनी नई गाड़ियां देश में बनेंगी, इस पे सरकार को नए रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और टैक्स, बाकी सब टैक्स मिलेंगे। आम जनता को फायदा होगा कि उनकी गाड़ियां बदलेंगी, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा ये होगा कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इतनी गाड़ियां मिलेंगी तो इतने लोग काम करेंगे, नौकरी बढ़ेगी। तो इन सब का फायदा ओवरऑल इकोनॉमी को भी होगा, देश के पॉल्यूशन भी कम होगा, ग्रीन एनर्जी की तरफ भी हम बढ़ेंगे और ओवरऑल फायदा मिलेगा। तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सर, जिस तरह से ये तमाम चीज़ें देखिए पॉलिसी हैं और इसके अलावा इंसेंटिव भी दे रहे हैं, हम ये मान लें कि अब आने वाले टाइम में ऑटो जो कंपनियां हैं अब वो शायद बंद ही कर देंगी ये डीजल या पेट्रोल की गाड़ियां बनाना, क्योंकि इससे मार्केट उनका चल नहीं पाएगा। देखिए, ये बंद कर देंगे ये कहना अभी बहुत दूर है, दूर की है, क्योंकि बहुत लोगों के पास गाड़ियां हैं और गाड़ियां आज भी बिक रही हैं। आज जो गाड़ी बिकेगी वो 15 साल तक भी अगर चलेगी, पॉलिसी 100% लागू हो जाए तो भी ये धीरे धीरे फेज वाइज लागू होगा। एक ही बार में सरकार नहीं कर सकती। अभी सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए होंगी, फिर कमर्शियल गाड़ियों पर किया जाएगा। पर्सनल व्हीकल्स तक इसे लाने में बहुत देर लगेगा। दिल्ली एनसीआर में पर्सनल व्हीकल पे आ गया है क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है, वहां पर्सनल व्हीकल पे लागू हुआ है। लेकिन बाकी राज्यों में अभी ये नहीं किए गए क्योंकि गाड़ियों के प्रति लोगों का एक भारत में अपना अनूठा उनका लगाव होता है कि वो अपनी गाड़ियां को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो पर्सनल व्हीकल के स्क्रैपिंग के लिए मैंडेटरी स्क्रैपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अब बढ़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ऑटोमेटिकली रोड पे कम होगी। इससे सरकार को फॉरेक्स भी बचेगा, नई गाड़ियां बनेगी, उस पर टैक्सेस भी मिलेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा, जिसका फायदा जॉब के रूप में भी देखिए, लोगों को रूप में देंगे। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट के लिए भी, कॉर्पोरेट्स के लिए भी, गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी और आम आदमी के लिए, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। बिल्कुल। लेकिन सर, जब कोरोना काल आया था तो एक तरह से सेकंड हैंड कारों का बड़ा बाजार आ गया था। लोग सेकंड हैंड कार खरीदने पे जोर दे रहे थे, साथ ही साथ जो कंपनियां थी सेकंड हैंड कार को खरीद के दोबारा बेचने वाली, उनका भी खूब बूस्ट हुआ था। अब इस पॉलिसी के बाद क्या लगता है, इन कारों का जो बाजार है घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल, सेकंड हैंड कार में जो है वहां पे मार्केट थोड़ा क्लोज खराब होगा, उनके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि
अगर आप देखिए कि एक गाड़ी जो पहले 30 साल चलती थी अब सिर्फ 15 साल ही चलेगी, तो वहां पे दाम कम होगा। सेकंड हैंड गाड़ियां जो पहले आप शायद 10 लाख में खरीदते होंगे, 10 लाख उसकी दाम घट के 6 लाख या 7 लाख या 8 लाख हो जाएगी। पर ये बड़े शहरों में होगा जहां पे ये मैंडेटरी हो गया है। दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी ये हो गया है कि सेकंड हैंड कार की गाड़ियां दाम कम हुए हैं। लेकिन ये फेज वाइज लोग ऐसा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जो गाड़ी चल रही है उसे अपने वो दूसरे स्टेट में भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वहां वो मैंडेटरी लूट लागू, तो वहां वो चला रहे हैं। तो निगेटिव है, लेकिन ये फेज वाइज में निगेटिव होगा, एक ही बार में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो इस पॉलिसी के आने के बाद इकोनॉमी को हम किस रूप में अब देख सकते हैं? देखिए, इकोनॉमी को ओवरऑल जैसा कि मैंने पहले बताया ग्रोथ होगा, क्योंकि अगर गाड़ियां, जैसा कि हम बताया कि अगर 30 करोड़ गाड़ियों में से 40% गाड़ियां जो है वो 15 साल से पुरानी है, और इस 15 साल 40% में से भी अगर 10% भी बदल जाए तो आप देखिए 2 से 3 करोड़ नई गाड़ियां देश में बनेगी। तो 2 से 3 करोड़ नई गाड़ियां बनाने के लिए इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ियां बिकेंगी तो सरकार को उस पर टैक्स मिलेगा, कंपनी बनाएंगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, जो लोग खरीदेंगे उनको भी ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल ये इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश होगा, ऑटो सेक्टर के लिए काफी बड़ा पुश होगा। राजेश सर, स्टार्टअप की बात करें, अगर कोई आदमी अब इस जो स्क्रैपिंग पॉलिसी को ध्यान रखते हुए ऐसा स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है कि हाँ भाई मैं भी गाड़ियाँ अब स्क्रैप करूंगा, क्या उनके लिए अब मौके देख सकते हैं हम? लेकिन जो सरकार पॉलिसी लाई है उसमें ऑलरेडी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अभी 2023 के अंत तक 60 से 70 रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपेज सेंटर बनाए जाएंगे, जहां जाके आप रजिस्टर ये कराइएगा तभी आपको सरकार का इंसेंटिव मिल जाएगा। ये टारगेट है अगले 2 से 3 साल में 600, 450, 500 तक बनाए। सरकार चाहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में वो रजिस्टर्ड स्क्रैपेज सेंटर बने, वहां जाके आप बनाइएगा, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको सरकारी इंसेंटिव, चाहे वो टैक्स में छूट हो या नई गाड़ी खरीदने जाए तो वहां अदर इंसेंटिव मोटर व्हीकल एक्ट की तरह मिले, तभी वो मिलेगी। सर, तो स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा नहीं होगा। हाँ, आने वाले अगर 5 साल की बात करूं तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार ने ये स्क्रैप पॉलिसी को लेकर ऑफर्स भी दिए हैं और राज्य सरकार इंसेंटिव भी दे रही है, तो आने वाले 5 साल में क्या देखते हैं आपको? क्योंकि आम आदमी के जो जिनके पर्सनल व्हीकल हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ियां बेच पाते हैं, तो क्या लगता है कि इन ऑफर से आदमी खुश हो जाएगा और इस पॉलिसी उनके लिए लुभावनी है? देखिए, बड़े शहरों में जहां पॉल्यूशन बढ़ रहा है वहां सरकार धीरे धीरे इस पॉलिसी को पहले एक्सपेंड करेगी फेज वाइज। छोटे शहरों में या दूर दराज के शहरों में जहां पे पॉल्यूशन की समस्या नहीं है वहां ये आने में अभी वक्त लगेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी मैंडेटरी हो गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अगर बड़े शहरों में जैसे बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई की बात करें, यहाँ अगर पॉल्यूशन बढ़ता है तो यहाँ की सरकारें उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि गाड़ी जो पर्सनल व्हीकल जो होती है वो लोगों के बहुत दिल के करीब होती है, और वो बहुत लोग उसको, जो खासकर मिडिल क्लास फैमिली जो अपनी बहुत शौक से खरीदते हैं, वहां वो ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए। तो वो बहुत जल्द नहीं आएगा। आप देखिए दुनिया के बड़े शहरों में जहां पे पॉल्यूशन की समस्या नहीं है, अमेरिका में कोई स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं, वहां 30 साल पुरानी गाड़ियां भी रोड पे चल रही हैं, क्योंकि वहां की वायु प्रदूषण का समस्या वहां नहीं है। सर, जिस तरह से ईवी का मार्केट की बात करें, अगर ईवी का मार्केट ढंग से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और ये ईवी चार्जर नहीं रख पाते हैं, तो क्या लगता है कि जो स्क्रैप पॉलिसी है इसको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ सकता है क्या? देखिए, ईवी का मार्केट ऐसा नहीं है, ईवी का मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। सरकार काफी फोकस है ईवी मार्केट को लेके। बैटरी अभी के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसकी थोड़ी दिक्कत आई थी बिकॉज ऑफ रशिया वार के चलते, तो थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जितने पीएसयूज हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब हजारों की संख्या में बनाने के शुरू किए हैं। जितने भी बड़े हाईवे है उस पर सब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं। और सरकार देख रही है, आप देखिए आज से 10 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत थी उससे अभी 30 से 40% कम हो गए हैं। और सरकार का यह मानना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें लगभग बराबर हो जाएंगी। तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आएगा, वो बढ़ेगा, पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम होगा। सर, आखिर में एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब दिवाली के बाद दिल्ली का नज़ारा देखते हैं तो बिल्कुल धुंध, कोहरा, पॉल्यूशन इतना रहता है। इस पॉलिसी के बाद मान लिया जाए 7-8 साल बाद जो ईवी का मार्केट बढ़ता है और ये पेट्रोल की गाड़ियाँ घटती हैं, हम उस पॉल्यूशन को किस तरह से देखें? क्या लोगों की जो सांस लेने वाली हवा उनको आराम से मिल पाएगी? ये बड़ा फैक्टर है क्या? देखिए, सिर्फ व्हीकल पॉल्यूशन ही नहीं होता है, कुछ शहरों में बहुत कुछ होता है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा चीज पराली जलता था जो पंजाब में, वहां से आता था। लेकिन फिर की व्हीकल पॉल्यूशन जो है वो करीब 30 से 33%
पॉल्यूशन को ड्राइव करता था। तो सरकार, जो दिल्ली सरकार थी, वहां पे ऑड इवन पॉलिसी लाई, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ। 15 साल से पुरानी गाड़ियां को रोका गया, लेकिन फिर भी अभी पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल पे है। तो इसे रोकने के लिए सिर्फ ये पॉलिसी से, स्क्रैपेज पॉलिसी से नहीं होगा, उसके लिए और भी एक्शंस और भी काम करना होगा, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हर चीज़ में हमें करना होगा, तब होगा वो। बिल्कुल सर, लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉलिसी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को लेके भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, ये कहा जा सकता है। सर, आपने इस मुद्दे पे इतनी इंपॉर्टेंट राय रखी और हर पहलू पे आपने बताया कि किस तरह से ये पॉलिसी कहाँ पे फ़ायदेमंद है और किस तरह से इसका आम आदमी को और सरकार को, दोनों को फ़ायदा हो सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब रुक करते हैं अपने अगले मुद्दे का, जिसे हमने चुना है आज स्वदेश आवाज़ में चर्चा के लिए। तो एक तरफ पूरे उत्तर भारत में सर्दी है, लेकिन दूसरी ओर माया नगरी का मौसम बेईमान हो गया है। मुंबई कर फरवरी महीने में जून वाली गर्मी झेल रहे हैं। 13 फरवरी को पारा 37.3 डिग्री पहुंच गया है। आलम यह है कि दिन में गर्मी और रात में के मौसम में सर्दी। इन दिनों यही मुंबई के मौसम का मिजाज है। दिन और रात के तापमान में करीब आधे का फर्क है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत और अस्पतालों में लगी मरीजों की लंबी कतारों के रूप में देखने को मिल रहा है। पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा और अब मौसम की इस कदर बेरुखी। आखिर मुंबई करों से ऐसी क्या गुस्ताखी हुई है कि सपनों की नगरी की फिजाएं लोगों की तबीयत बिगाड़ने पर आमादा है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। उत्तर भारत में सर्दी और मुंबई में जून वाली गर्मी। मौसम का मिजाज क्यों बिगड़ा है मुंबई में? 13 फरवरी को 37.3 डिग्री पारा पहुंच गया था मुंबई का, और 3-4 दिनों में मुंबई का पारा 35 डिग्री के पार। तो फरवरी में ही जून वाली गर्मी, इस गर्मी ने 2019 की फरवरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि 4 साल बाद फरवरी में इतनी गर्म हुई है ये माया नगरी, मुंबई नगरी। 12 फरवरी 2019 को 34.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। 2022 फरवरी में 34.8 डिग्री तक पहुंच गया था पारा। फरवरी 2023 में औसत से 4 डिग्री ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो यानी कि मुंबई की फरवरी काफ़ी गर्मी वाली है, जून वाली है। दिन और रात के तापमान में करीब दोगुने का फर्क नज़र आ रहा है। रात में जो तापमान है वो कम होकर 18 डिग्री तक पहुंच जाता है और दिन में यही बढ़कर लगभग 34 से के पार पहुंच जाता है। तो मुंबई में इस बार काफ़ी गर्म, लगातार मुंबई के मौसम का मिजाज बदल रहा है और उसकी वजह माना जा रहा है कि मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कमी से ये तापमान बढ़ रहा है। समुद्री हवाओं की रफ्तार में भी कमी इसकी वजह माना जा रहा है और अरब सागर में बन रहे एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का भी ये असर हो सकता है। तो ये वजह है। समुद्र के ऊपर विपरीत हवाओं का चक्रवाती तंत्र भी मुंबई के तपने की एक वजह है, जिससे हवा की रफ्तार में कमी आ जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। मौसम जब बदलता है तो एंटी साइक्लोन का भी निर्माण होता है। तो मुंबई के तपने की वजह, इस साल 10 दिन पहले ठीक एंटी साइक्लोन की एंट्री हुई थी। शायद इस वजह से मुंबई की जो फरवरी है वो काफ़ी गर्म है। पूरी हवाओं को साफ आसमान से तापमान में इजाफा हो रहा है। सुबह सुहानी है, लेकिन चढ़ते दिन के साथ तापमान में लगातार बढ़त होती रहती है और मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ दिनों तक यह ऐसे ही दिन रहने वाले हैं, राहत नहीं मिलने वाली है। सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक तापमान ज़्यादा रह सकता है। मुंबई के तपने की एक वजह है कि समुद्री हवाओं में देरी से तापमान बढ़ने का जो अनुमान है वो समुद्री हवाओं में कभी है और 38 से 39 डिग्री तक मुंबई का तापमान जा सकता है। चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर क्यों बदल रही है मुंबई? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर अरुण श्रीवास्तव हैं, SCS जेएनयू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश में। सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि मुंबई की बारिश की तो चर्चा होती थी, लेकिन आजकल मुंबई की गर्मी की भी चर्चा हो रही है। आखिर वजह क्या है इसकी? देखिए, मुंबई में सच गर्मी तो लगभग पूरे साल ही होती है। दिल्ली जैसा नहीं होता है कि जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो वहाँ ठंड, मतलब जो नॉर्मल विंटर पीरियड होता है वहाँ पे ठंड का तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो ओशन से घिरा हुआ है चारों ओर से। तो लेकिन हाँ, इस बार थोड़ी सी सुनने में आ रही है कि कुछ एक्सेप्शनल गर्मी पड़ रही है। तो ये
सिर्फ बॉम्बे के साथ ही नहीं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। कुछ दिन पहले यूरोप में भी आपने सुन रखा होगा, स्पेशली इंग्लैंड और लंदन में टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया था, और वो एक्सेप्शनल इवेंट था। इनफैक्ट इतना पॉसिबल शायद इतना कभी नहीं हुआ था, हिस्टोरिकल था एक तरह से। तो उसका भी कारण यही जोड़ा लोगों ने कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है उसके इफेक्ट्स अब विजिबल हो रहे हैं, उसके इफेक्ट्स जो है अब आ रहे हैं। तो अब इसको वैसे आप पूरी तरह से लिंक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एपिसोडिक हो, अभी हो, इस साल हो, फिर अगले साल से ना हो। लेकिन हाँ, इस तरह के अनयूजुअल या एक्सट्रीमिटीज, चाहे ठंडे की एक्सट्रीमिटीज है या गर्मी होने की एक्सट्रीमिटीज है, इसकी चर्चा हुई थी। और ये रिसर्च जो क्लाइमेट चेंज पे जो लोग रिसर्च करते हैं, उन्होंने पाया था कि इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है, और वो लगभग सारी जगह पूरे विश्व में एक तरह से ये होने की संभावना है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स है, हीट के या मतलब गर्मी होने के, गर्मी के और ज्यादा बढ़ जाने के, या कोल्ड वेव्स के, वो उस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। इस मौसम की जो बदलाव की कुछ और वजहें भी हैं, जैसे समुद्र की जो हवाएं, एंटी साइक्लोन, इस तरह के अभी कई वजह भी हैं। लेकिन इस मौसम के बदलने का असर किस तरह से मुंबई वासियों पर पड़ सकता है, उनको किस तरह के एहतियात रखने पड़ सकते हैं अभी? देखिए, गर्मी तो है, मतलब गर्मी तो होती है। इवन जब दिसंबर जनवरी होता है दिल्ली में, तो भी वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लोगों को पंखे की, हल्के फुल्के पंखे की आवश्यकता पड़ती है। और अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में तो पॉसिबल है कि गर्मी थोड़ी सी और ज्यादा होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, और गर्मी के जो अपने एहतियात हैं, नॉर्मल एहतियात है जो लोगों को बरतना चाहिए, वो बरते। हाँ, ये थोड़ा सा अनयूजुअल होगा कि जब मई जून, जिस समय की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर उस समय और भी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब जो एवरेज टेम्परेचर है उस पीरियड का, उसको भी क्रॉस कर जाए, उससे भी ज्यादा हो जाए, तो फिर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल घटनाएं घटेंगी। और इसके लिए फिर इंडिविजुअल तौर पे नहीं, बल्कि पॉलिसी के तौर पे इससे लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा और डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से अगर लोग पहले से अलर्ट हो जाए, तो इस तरह से कोई बहुत भयंकर दुष्परिणाम होने की संभावना कम रहेगी। क्या सर, आपने पहले भी मुंबई में इस तरह देखा कि सुबह मौसम 18 डिग्री और दिन तक चढ़ते चढ़ते लगभग 35-37 डिग्री, मतलब दोगुना तिगुना अंतर बैठ जाता है मौसम का? तो ये नॉर्मल है या इसको थोड़ा सा हम अलग देखें? देखिए, टेम्परेचर का तो वेरिएशन होता है। उसकी वजह यह है ना कि जो बॉम्बे है, मुंबई है, अगर आप उसका मैप देखें तो एक तरह से लगभग तीन तरफ से, एक तरह से काफी ज्यादा इसका पोर्शन समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं एक आइलैंड है, सिर्फ एक ओर से ये मेनलैंड से कनेक्टेड, एक तरह से लंबे आकार में है। तो चारों ओर से, मतलब ऑलमोस्ट चारों ओर, एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, ऑलमोस्ट लगभग सारी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और समुद्र और लैंड का जो कैरेक्टर होता है टेम्परेचर के प्रति, मतलब टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का और टेम्परेचर को फिर से रीमिट करने का, क्योंकि जब दिन में सूरज आता है तो उसकी गर्मी को अर्थ या जो सराउंडिंग ओशन बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, फिर धीरे धीरे उसको रीमिट करती है। लेकिन लैंड मास का और ओशन का जो कैरेक्टर होता है, यानी वाटर का जो कैरेक्टर होता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का और रीमिट करने का, और डिफरेंट होता है। और यही वजह होती है कि जो दिन होता है, दिन में लैंड मास ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में ठंडा हो जाता है। ओशन जो होता है दिन में उतना गर्म नहीं होता है और रात को फिर उतना ठंडा नहीं होता है। तो जो लैंड और ओशन का डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो बरकरार रहता है। और टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से ओशनिक सर्कुलेशन या विंड, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में विंड बहने लगती है। और डिपेंड करता है कि उस समय का वेदर कितना है। अगर मान लीजिए समुद्र ज्यादा ठंडा है और ओशनिक हवाएं लैंड की ओर जा रही हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लैंड जो है ठंडा होगा। ओशनिक हवाएं कंपैरेटिवली गर्म है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लैंड जो है वो गर्म होगा। तो वेरिएशन होता है, बाकी जगहों की तुलना में वेरिएशन होने का चांस होता है। वैसे भी फरवरी जो मंथ होता है वो एक तरह से ट्रांजिशनल पीरियड होता है विंटर टू समर की ओर का। ये एक तरह से ऑटम सीजन होता है। तो इस समय इन जनरल हर जगह
टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आपको दिल्ली वगैरह जैसे नॉर्थ इंडिया में रजाई की या कंबल की आवश्यकता पड़ती है। दिन में कई बार आपको एसी चलाना पड़ सकता है, या फिर अगर बाहर निकल रहे कार में है तो काफी गर्मी होने लगती है, और यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ फैन एटसेट्रा। तो वैसे भी फरवरी मंथ जो होता है या अक्टूबर मंथ जो होता है, ये इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन इन जनरल भी होता है। और वैसे भी ये चूंकि अब कुछ एक्सट्रीमिटीज आ रही हैं, तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है हो सकता है और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाए। अरुण सर, आजकल जिस तरह से लोग बातें करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि अभी फरवरी चल रहा है, इतनी गर्मी है, आने वाले जून में पता नहीं क्या हाल होगा, क्या उनकी चिंताएं वाजिब हैं, उनका जो अंदाजा है? और दूसरा एक लास्ट सवाल इस इसमें ये जोड़ते हुए पूछूंगा कि भविष्य को लेकर क्या कहा जाए? मुंबई का जो जो तापमान का जो अंतर है, उसमें कुछ हम बदलाव देख सकते हैं, या ये नॉर्मल तौर पर इस बदलाव को देखें आजकल के? नहीं नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि पूरे ओवरऑल ग्लोब पे आप देखिए ना, इस तरह की घटनाएं हर जगह हो रही है। हर चूंकि छोटे जगहों पे भी होती है, लेकिन मीडिया का कवरेज नहीं होता, लोगों को पता नहीं चल पाता, वहां पे कोई रिसर्च R&D ये सब नहीं होता, तो लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन बड़े जगहों पे हो रहा है तो रिपोर्ट हो रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब इस तरह की घटना, आप इस बार देखा आपने न्यूयॉर्क का टेम्परेचर जो है कितना ज्यादा कम हो गया था, एक्सेप्शनल माना गया था, हद से ज्यादा, कई साल का, कुछ दशकों का रिकॉर्ड टूट गया था। इंग्लैंड में मैंने आपको बताया कि गर्मी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो एक्सट्रीम इवेंट्स तो हो रहे हैं, और उसके लिए ये फैक्ट है। अब ये एक तरह से बियॉन्ड डाउट प्रूव भी हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो फाइंडिंग्स थी, जो रिसर्च आउटपुट्स थे, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका था कि ऐसा होगा। कब होगा इस पे थोड़ी सी संभावना है, इसको और भी इस पे रिसर्चेस हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि वो एक्सट्रीम इवेंट्स अब हो रहे हैं। और हर जगह का, सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं है, हर जगह के लिए ही है। तो हमें उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से सतर्क रहना पड़ेगा। और बॉम्बे में तो फिर भी ठीक है, क्योंकि बॉम्बे में कितना भी टेम्परेचर जाएगा, ओशन जो है वो सिंक का काम करता है। ओशनिक सर्कुलेशन लैंड मास को, अगर लैंड ओशन से घिरा हुआ है, तो उसको ठंडा रखने में बहुत ज्यादा योगदान देती है। तो बॉम्बे तो फिर भी, लेकिन ऐसे जगह जहाँ पे इस तरह की जो डेजर्ट एरिया है, या जैसे दिल्ली है जो एक तरह से सेमी डेजर्ट एरिया है, वहां पे तो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ सकता है, शोर कर सकता है, 50 डिग्री तक, 49-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो वहां पे तो और इसकी उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि मौसम लगातार बदलता रहेगा, और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये अब पूरी दुनिया में चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन है, और जो ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं असर है। अरुण सर, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस मुद्दे पर आपने काफ़ी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं कि क्या पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाएगा। इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर राज्य तैयार हो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को GST के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास देश की इकोनॉमी को बेहतर करने का है। GST, gas, petroleum, the provision is already available for petroleum and natural gas, petroleum products to be brought into the GST. My predecessor had already made the window kept open. Once the states agree, we will have the petroleum products also be covered by the GST. So that's not so much us not wanting it. It's the entire council saying yes. And saying yes, not just yes, because it's already in there. What they have to do is to determine a rate. And once they tell me the rate, we get it into the GST. उद्योग और कारोबारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनकी सरकार का फोकस MSMEs को आगे बढ़ाना है। वित्त मंत्री का कहना है कि MSMEs का देश की तरक्की में बड़ा योगदान है। MSMEs have all been always in our mind since 2020 when the pandemic hit us. A festering problem for the MSME has been payments don't reach them in time. Big industries, whether they are public sector or private, delay payments beyond 45 days. And therefore, this budget addresses that as well, because we've always been nudging industries, inclusive of public sector undertakings, nudging them to say, please do not delay payments which are due beyond the 45-day reasonable limit. And over and above the nudging, we've now come to say that you can't, those who have dues to pay for the MSMEs can't really take advantage of set-offs.
in that financial year. The year in which you actually pay them is the year in which you can actually claim set-offs. So MSME from various different angles have been given priority, and the accelerator fund, which is also being created, will also help MSMEs. वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 18 फरवरी को होने वाली है। बैठक में किन किन चीजों पर विचार हो सकता है, जानते हैं अपने सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक है और कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की जो फिटमेंट कमेटी है उसने जो एजेंडा सर्कुलेट किया है उसमें कई इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको कि शामिल किया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो मिलेट प्रोडक्ट्स हैं उस पर जो जीएसटी की दरें हैं उसमें बड़ी कटौती हो सकती है। उसको 18% से घटाकर 0% कैटेगरी में डाला जा सकता है और प्री पैकेज्ड फूड के केस में 18% से घटाकर इसको 5% किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है, लिहाजा सरकार ये चाहती है कि जो मिलेट बेस्ड जो फूड आइटम्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, लिहाजा जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो है पेंसिल शार्पनर के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसमें कटौती से संबंधित प्रपोजल ये है कि इसको 18% से घटाकर 12% किया जाए और इस पर भी काउंसिल फैसला ले सकती है। इसके अलावा जीएसटी अपैलेट ट्राइब्यूनल के गठन का जहां तक सवाल है, इसके ऊपर जो जिस जीओएम का गठन हुआ था उसने अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है, लिहाजा काउंसिल अब जो भी सिफारिशें की गई है, जो रिकमेंडेशन है उस पर चर्चा करेगी और इस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। साथ ही साथ कुछ और अहम एजेंडे हैं जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि काउंसिल चर्चा करेगी, लेकिन ये एजेंडे में शामिल नहीं है। जो औपचारिक एजेंडा सर्कुलेट किया गया है वो शामिल नहीं है और जिसमें सबसे अहम है जीओएम की जो रिपोर्ट है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, उस पर चर्चा होने की संभावना कम है क्योंकि एजेंडे में इसको शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि जो सिफारिशें जीओएम ने सौंपी है उस पर जो राज्य इसमें शामिल थे जीओएम के अंदर उनकी आम सहमति नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस बात पर एतराज़ जता रहे हैं कि जो जीएसटी का कैलकुलेशन हो वो ग्रॉस रेवेन्यू के आधार पर हो या इनिशियल बेटिंग वैल्यू के हो, इस पर सहमति नहीं बन पाई है, लिहाजा इसमें और वक्त लग सकता है। जहां तक सीमेंट का सवाल है, चर्चा हुई है लेकिन एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद एक टेबल एजेंडा के तौर पर इसको शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हो, लेकिन फैसला होने की संभावना कम है। देश में इस साल गेहूं उत्पादन के लिए हालात बेहतर हैं। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि खुले बाजार में गेहूं का स्टॉक जारी करने से कीमतों में कमी आई है। उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। With regard to the procurement anticipated during the coming procurement season for wheat, we are having a meeting on the 1st of March with the states and we would firm up our procurement targets in that meeting. But speaking from the production point of view, as you're aware, the advance estimates look very positive and we are expecting production of almost under 13 million tons. So that's a good development. With regard to the prices, they have come down after the open market sales that the government announced. First round of auctions happened about 2 weeks back. The second round of auction is happening as we speak. So we are hopeful that with these measures that the central government has taken, the prices should cool down and bring some cheer to the customers and the consumers. और टाटा स्टील बॉन्ड्स बिक्री के जरिए 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग जोशी के पास। टाटा स्टील एक बॉन्ड सेल के द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रहा है। अभी ये टाटा स्टील का बॉन्ड सेल कोई 5 महीने के बाद आ रहा है, जो कंपनी ने आखिरी बार सितंबर में 2,000 करोड़ रुपए का एक बॉन्ड सेल किया था। और अभी ये ऐसे समय आ रहा है जबकि आरबीआई की तरफ से कुछ फेवरेबल स्टेटमेंट्स आए हैं, आरबीआई गवर्नर की तरफ से कुछ फेवरेबल स्टेटमेंट्स आए हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर। और इस समय कई अन्य कंपनी जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, वह एक 25,000 करोड़ रुपए का भी बॉन्ड सेल कर रहा है। अभी टाटा स्टील का जो बॉन्ड सेल है, कंपनी 5 साल या 10 साल के टेनोर कर सकती है और अगले हफ्ते कंपनी ने बैंकों से कोटेशन मांगने का प्लान किया है।
केंद्र सरकार ने देश में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख मल्टीपर्पज समिति बनाने को मंजूरी दी है। आज कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए उनको लगातार मदद करने की बात और राष्ट्रीय स्तर पर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की भी केंद्र ने कैबिनेट ने पूर्व में मंजूरी दी है। कुल मिलाकर 63,000 ऐसी पैक्स हैं जो लाभ में भी हैं, वाइबल भी हैं। लेकिन देश भर का आंकड़ा अगर कुल मिला के देखा जाए काफी बड़ा है। 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर है। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। क्या है इस डील के मायने? डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सौमित, सबसे पहले ये बताएं कि ये डील कितनी बड़ी है, इस डील के मायने क्या हैं? तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो करीब 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनी से। बोइंग कंपनी से करीब 250 एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी से करीब 220 एयरक्राफ्ट और एयरबस से अगर आप देखेंगे तो करीब 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। अभी जो 470 करोड़ एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री में। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने करीब 460 करोड़ का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का, और उसके बाद अब जाके इतना बड़ा ऑर्डर आया है एयर इंडिया की तरफ से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। सौमित, ये भी समझाइए कि अभी घरेलू एविएशन कंपनियों के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं और किस कंपनी का हिस्सा कितना ज़्यादा है? अगर आप देखेंगे तो अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब 650 टोटल एयरक्राफ्ट्स है इंडिया में, और उसमें से सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली इंडिगो के पास है, करीब 302 एयरक्राफ्ट है उनके पास। टोटल टाटा ग्रुप जो है, जो कि जिसमें एयर इंडिया आ जाता है, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो 230 एयरक्राफ्ट है इनके पास। और बाकी छोटे मोटे एविएशन कंपनी जैसे कि गो फर्स्ट, स्पाइस जेट और छोटे रीजनल कंपनीज को मिला के करीब 118 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं इंडिया में। और मार्केट शेयर भी अगर आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री का, तो इंडिगो उसमें लीड कर रहा है, करीब 55% मार्केट शेयर है इंडिगो के पास इसमें इंडिया में। और एयर इंडिया ग्रुप जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया आ जाता है, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर करीब 26% के आसपास है। स्पाइस जेट का 7.4%, गो फर्स्ट का 7.3% और बाकी छोटे मोटे एयरलाइंस का करीब 4.5% का मार्केट शेयर बनता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब। बिल्कुल। सौमित, ये समझाइए कि इस डील के बाद भारत और अमेरिका में किस तरह का उत्साह है और दोनों देशों के जो लोग हैं और प्रधानमंत्री और जो उनके प्रमुख अधिकारी, उनके बीच किस तरह की रिएक्शन चल रही हैं? अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक टाइम पे इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी एयरलाइन कंपनी ने नहीं दिया है, बट अगर कंबाइंड वे में देखेंगे तो इससे भी बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे कि इंडिगो के अगर आप देखेंगे तो करीब 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है, बट एक टाइम पे सबसे बड़ा ऑर्डर ये टाटा ग्रुप ने दिया है। इसकी वजह से जो बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा डील है, जिसकी वजह से करीब 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं यूएस में अक्रॉस 44 स्टेट्स। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसके वजह से जो इंडिया और यूएस के टाइज है वो भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं। और करीब 34 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये डील है, जिसमें वो 220 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं बोइंग से। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है यूएस की इकोनॉमी में। सौमित, एयर इंडिया की जो ये बड़ी डील है, इसका मुसाफिरों के लिए क्या मायने है?
करीब 470 जेट का ये ऑर्डर दिया गया है, जिसमें से 250 एयरबस को दिया गया है और 220 बोइंग को दिया गया है। बट इसका क्या बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को? तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये नई एयरप्लेन आने के कारण एयर इंडिया जो है अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकती है। अब एयर इंडिया की अगर आप पुरानी एयरक्राफ्ट की एज देखेंगे तो ऑन एन एवरेज वो करीब 9 to 10 ईयर्स है। इसके सामने अगर आप इंडिगो के एयरक्राफ्ट की एज देखते हैं तो वो सिर्फ 3.5 ईयर्स है। तो ये पुरानी एयरक्राफ्ट अगर रिप्लेस हो जाती है तो नए एयरक्राफ्ट में वो बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। इसी के साथ ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने के बाद कंपनी ज़्यादा रीजनल रूट्स पे फोकस कर सकती है, ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी हो जाएगा, रीजनल रूट्स ज़्यादा ओपन हो जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए। बट क्या ज़्यादा एयरक्राफ्ट आने का मतलब ये होता है कि एयर टिकट प्राइसेस जो है वो भी कम हो जाएंगे? नियर टर्म में अगर हम देखेंगे तो नेसेसरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिलीवरी टाइमलाइन क्या है इन एयरक्राफ्ट का, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्लॉट्स और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसे इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ों जानना इंपॉर्टेंट होता है एयर टिकट प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। बट नियर टर्म में शायद टिकट प्राइसेस कम ना हो, बट लॉन्गर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अगर ज़्यादा एयरक्राफ्ट सप्लाई आ जाता है तो शायद टिकट प्राइसेस पे इसका एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो FY19 में इंडिया ने करीब 64 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर्स देखे थे, बट इसमें से सिर्फ 40% से भी कम इंडियन कैरियर्स का मार्केट शेयर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट कैरियर्स जो है उनका जो मार्केट शेयर था वो 60% से ज़्यादा था, और ये मिडिल ईस्ट एयरलाइंस और यूरोपियन एयरलाइंस का था। बट चूंकि अब एयर इंडिया के पास भी बड़े और नए एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, इससे एक चीज़ ये होगा कि वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो मैच कर सके, उसी के साथ वो लॉन्गर फ्लाइट्स भी फ्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स ज़्यादा होंगे, जिसके से कंज्यूमर्स का फ्लाइंग टाइम कम हो जाएगा, और ज़्यादा कंज्यूमर्स इंडियन एयरलाइंस को भी चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सिमिलर ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जो अभी सिर्फ फॉरेन एयरलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो मार्केट शेयर हमेशा 40% के नीचे रहा है पिछले 10 साल में इंडियन कैरियर्स का, वो इम्प्रूव हो सकता है और एक बड़ा पाए ओपन अप हो जाता है एयर इंडिया के लिए आगे चलते। चलिए, शुक्रिया सौमित महाडील के इन तमाम हर पहलू पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज के बाजार की, जिसमें आज के दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 18,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पार बंद हुआ। जनवरी 24 के बाद ये पहला मौका है जब निफ्टी दिन के निचले स्तर से 150 अंक चढ़कर 18,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 37 स्टॉक्स तेजी पर बंद हुए। रियल्टी, आईटी और ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी रही। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 243 अंक चढ़कर 61,275 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 82 अंक से ज़्यादा की तेजी पर बंद हुआ। टोरेंट पावर और लिंडे इंडिया की अगुवाई में मिड कैप इंडेक्स भी 2 दिन की कमजोरी तोड़कर हरे निशान में दिखाई दिया। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी आज तेजी रही। दिन भर बाजार में हलचल कैसी रही, ये बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। आज हमने देखा कि काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली और 25 जनवरी 2023 के बाद हमने देखा कि 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग आज मार्केट ने दी है। बैंक निफ्टी में भी काफी स्मार्ट रिकवरी थी, और ये जो रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में, ये आखिरी 1 घंटे में देखने को मिली, वरना दिन भर हमने देखा था कि बैंक निफ्टी के बिल्कुल उलट ही कारोबार कर रहा था लाल निशान में। लेकिन काफी शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी ने भी दिखाई और उसी से सपोर्ट मिला निफ्टी को भी, और 18,000 ऊपर की क्लोजिंग हमने निफ्टी में देखी। करीब दिन के निचले स्तरों से बात करें तो करीब 150 अंकों से ज्यादा की यहाँ पर मजबूती के साथ मार्केट आज बंद हुआ। इसमें निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 80 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी 80 अंक ऊपर बंद हुआ। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको बता देते हैं। आज अच्छे नतीजों के दम पर हमने देखा कि आयशर मोटर्स के स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी थी, करीब 4% की मजबूती वहाँ पर देखने को मिली और काफ़ी अच्छी कमेंट्री भी आई मैनेजमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी थी। टोरेंट पावर के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग थे और 9 से 10% की मजबूती के साथ आज टोरेंट पावर भी कारोबार कर रहा था। और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज हमने देखा कि अच्छे नतीजों के दम पर वहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी आज एक्शन था दिन भर और सीमेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। उसके असर हमने बाकी कैपिटल गुड्स शेयरों में भी देखा, वहाँ पर भी तेजी थी और एबीबी में भी शानदार मजबूती के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं टीवीएस मोटर्स ये स्टॉक भी आज खबरों में था और आज हमने देखा कि ईवी सेगमेंट में बड़े निवेश
पुश की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके चलते टीवीएस मोटर में भी आज दिन भर तेजी थी और 3% ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स थे। इनके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी आज तेजी में थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस, जीआईसी एश्योरेंस, यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर अगर नजर डालें तो रिलायंस, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और आयशर मोटर्स, यहाँ पर शानदार तेजी थी। और रिलायंस और टेक महिंद्रा, रिलायंस के बारे में हम लोग को पहले भी जानकारी दे दी थी, काफी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर पर 2-2.5% की मजबूती के साथ रिलायंस में क्लोजिंग मिली। टेक महिंद्रा में भी 5% की शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ दबाव बनाने का काम किया एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल और एलएनटी में। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में। तो मिड कैप में टॉप गेनर्स थे आज टोरेंट पावर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, टीवीएस मोटर। अच्छे नतीजों के दम पर आज प्रेस्टीज एस्टेट में भी अच्छा एक्शन दिखा और पीएफसी में भी काफी शानदार कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो ये था मार्केट का पूरा एक्शन। काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली, 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने देखी। अब देखना होगा ये तेजी आने वाले समय में भी बरकरार रहती है या नहीं, बट आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। इस साल जनवरी महीने में देश का विदेश व्यापार घाटा 17.75 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 17.34 अरब डॉलर था। जनवरी महीने में देश के एक्सपोर्ट में भी गिरावट दर्ज की गई है। एक्सपोर्ट 6.58% गिरकर 32.91 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 35.23 अरब डॉलर था। एक्सपोर्ट के साथ साथ जनवरी महीने में इंपोर्ट में भी कमी दर्ज की गई है और ये 50.66 अरब डॉलर रहा। साल भर पहले ये 52.57 अरब डॉलर था। हालांकि सालाना आधार पर देश के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में तेजी दिखाई दी। विदेश व्यापार घाटे में कमी लाने के मकसद से सरकार रुपए में व्यापार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने 20 बैंकों में वस्टो अकाउंट खोले हैं और बैंकों में नोडल अफसरों की भी तैनाती की है। वहीं अब बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के 14वें एडिशन की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शामिल हुए, जहां उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एयर शो में बंधन सेरेमनी में शिरकत की। वहीं राजनाथ सिंह ने येलहंका में चंदन सिंह वायुसेना कन्वेंशन सेंटर में वार्षिक रक्षा इनोवेशन प्रोग्राम मंथन 2023 का भी उद्घाटन किया। हमारे देश में स्टार्टअप्स को लेकर पिछले कुछ वर्षों में जो एक इन्वायरमेंट बना है, मैं देख रहा हूं कि हमारे युवाओं के लिए वह किसी वरदान से, किसी बूंद से यह कम नहीं है। डिफेंस सेक्टर ही नहीं, बल्कि सभी सेक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं। और 7-8 वर्षों में हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या उंगलियों पर गिनी जाती थी कि कितने हैं, लेकिन आज उनकी संख्या मोर देन 1 लाख तक पहुंच गई है, 100 के ऊपर। तो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स हमारे देश के युवाओं ने खड़े कर दिए और यह हमारे देश में न्यूली क्रिएटेड स्टार्टअप इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को भी बताती है। साथ ही हमारे यूथ के भीतर भी आया नया जोश और कुछ नया कर गुजरने का जो जुनून है, उसको भी यह शोकेस करता है। जब मैं यहां यूथ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब नई उम्र से ही नहीं है, मेरा मतलब नई सोच के लोगों से भी है। तो उचित अवसर पाते ही देश के लिए कुछ नया करने का ये हौसला रखते हैं। T20 और वनडे के बाद अब टेस्ट में भी बादशाहत, यानी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अब टीम इंडिया के पास नंबर 1 का ताज है। टीम इंडिया ने पहली बार ये कारनामा कर दिखाया है। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा टेस्ट मैच में पारी और 132 रनों से हराने का टीम इंडिया को इनाम मिला है और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को रैंकिंग में पछाड़ते हुए आईसीआईसी टेस्ट रैंकिंग में भी पहले पायदान पर पहुंच गई है। ताज़ा रैंकिंग में टीम इंडिया 115 अंकों के साथ जहां पहले पायदान पर पहुंच गई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 111 अंकों के साथ नंबर 2 यानी दूसरे स्थान पर खिसक गई है। तीसरे नंबर पर 106 अंक लेकर इंग्लैंड मौजूद है। 100 अंकों के साथ न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी करिश्मा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारत के लिए, नंबर 1 होना सारे फॉर्मेट्स में।
T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारत पहली एशियन टीम बनती है जो तीनों फॉर्मेट्स में एक समय पर नंबर 1 है। हम इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच भी खेलने वाले हैं 17 फरवरी से, जो यहीं दिल्ली में होगा। तो उससे पहले की एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नागपुर में एक बहुत अच्छे तरीके से मैच जीते थे, एक इनिंग्स और 132 रन के मार्जिन से। और अब भारत यही चाहेगा कि ये जो मोमेंटम है सब उसके फेवर में जाए। आर अश्विन की अगर बात की जाए, वो नंबर 2 रैंक के टेस्ट बॉलर बनते हैं। रविंद्र जडेजा की बात की जाए, नंबर 2 रैंक ऑलराउंडर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आईसीसी रैंकिंग्स में सबका फायदा हुआ है नागपुर की जीत के बाद। और अब यही उम्मीद की जाएगी कि दिल्ली में यही मोमेंटम कायम रखा जाए, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जरूरी है 2 टेस्ट के मार्जिन से ये सीरीज जीतना। अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जून में खेलना चाहते हैं, जो कि ओवल लंदन में होगा, तो इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो भारत के फेवर में जा रही हैं। और जैसा मैंने बोला, उम्मीद यही की जाएगी कि दिल्ली में भी जीत भारत की ही हो। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।